मतलब एकदम ही सादे, मतलब जो भी नगर में रहते हैं वो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि लोग कैसे जीते हैं। मगर उसी सादे घरों में अपने आंगन में जब वो सो रहे होते हैं उसमें भी उनको सुरक्षा नहीं है। मुझे याद है जब बीजापुर में जब बलात्कार हुए थे उस समय एक महिला ये कह रही थी कि हमको तो हमारे घर में ही आके नोच रहे हैं, हम कहाँ जाएं। तो इसलिए हम जितना भी करें ये कम है। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण। नाम बदलते हैं, लोकेशन बदलता है, पर वैसे ही उदाहरण चलते जा रहे हैं। अभी जो गुंडम की इन्होंने बात करी ये एकदम ताज़ा है, 7 से 8 फरवरी का है। वो लखमापुर में बाजार गए थे, बाजार से आए, 8 बच्चे हैं उनके, लखमापुर के। सबसे छोटा अभी दूध पी रहा है, इतना छोटा है। उसको वो बाजार से आए, थोड़ा घर में खाना खाए, थक गए थे, थोड़ा दारू पिए, और वहीं बाहर जैसा एक आंगन है उनका, मतलब दीवारें भी नहीं है घर की, वहाँ पे वो सो गए। आसपास उनका परिवार सो रहा था। जब रात में एक तरफ से गोलियों की आवाज़ आई तो लकमा अपने घर से भागे। वो इसलिए नहीं भागे क्योंकि वो नक्सली थे, वो इसलिए भी नहीं भागे क्योंकि वो डरपोक थे, मगर वो इसलिए भागे क्योंकि यहाँ का हर एक परिवार, हर एक गांव इस चीज़ से वाकिफ़ है और बरसों से वाकिफ़ है कि यहाँ पे अंदर घुसकर खास करके पुरुषों को, खास करके युवकों को इस तरह से पकड़ा जाता है। वो बोलता रह जाएगा कि मैं नहीं हूँ नक्सली, पर कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए लकमा घर से उस दिन भागे और अपने खेत की तरफ ही गए। वहाँ कोई पहाड़ नहीं है, वहाँ कोई जंगल नहीं है, अपने खेत की तरफ गए। दूसरी तरफ से एक बदरू भी अपने वो भी सुना, वो भी वहाँ से भाग कर गया। तो एक तरफ ये लोग गोली चलाए, ये लोग भागे, दूसरा वही गश्त का एक ग्रुप वहाँ था और उन्होंने उन पर गोलियां चला दी। तो ये जिस तरह से मुझे लगता है शिकार करते हैं जंगल में, ये उसी तरह का हो गया कि आप गोलियां चलाएंगे, जानवर बाहर निकलेगा और डर के मारे और फिर आप शिकार करें। तो और उसी रात को 10 जितने लोग जो पेड़ के नीचे सोए थे वो भी बाजार से आए थे, थोड़ा दारू वारू पी के वहीं सो गए थे। उन 10 को वो लोग अरेस्ट क्या मतलब लेकर चले गए। और बाद में 2-3 दिन के बाद जब छोड़े तब भी वो ये कह रहे थे कि देखो हमने तो इनको छोड़ दिया, तो अपना बहुत बड़ा दिखा रहे थे। मगर ये एक उदाहरण में, मतलब एक कि जैसे मैंने कहा कि वो परिवार का व्यक्ति था, 8 बच्चे थे उसके, और उनकी लाश को किसने देखा? उनकी लाश को उनकी पत्नी की बहन ने पाया, जो ढूंढ रहे। जब बाद में ये लोग चले गए तो वो लोग ढूंढने गए अपने आदमी को, तो उसने देखा। अब ये पत्नी की जो बहन है वो कौन है? वो भी एक विधवा है। उसका पति सिलगेर में मारा गया। इस सिलगेर में जो 3 लोग मारे गए उसमें से एक जन उस पत्नी का, मतलब उस पत्नी की जो बहन है उसका पति था। तो मतलब इस तरह की वहाँ की स्थिति है। अब जब बहुत मुश्किल से जाके शिकायत भी लिखने जाते हैं तो थाना कहाँ है? सीआरपीएफ कैंप के अंदर है वहाँ पे। और रास्ते में ही हमको थानेदार मिलता है, ये जो राजेश की बात कर रहे हैं। थानेदार क्या कर रहा है? वो वहाँ रोड निर्माण चल रहा है, वो वहाँ पे काम कर रहा है। थानेदार का काम रोड निर्माण करने का है कि थाने में रहने का है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, एएसपी मिलते हैं, एसपी को भी हम लोग बोलते हैं हम लोग शिकायत देना जा रहे हैं। हाँ जाइए जाइए, थाने जाइए। थाने जाते हैं, हम लोग को बाहर, गेट के बाहर सीआरपीएफ खड़ा करता है कि आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। वहाँ फिर लड़ाई होती है और महिलाएं सब कोई, हम लोग अंदर जाती हैं, जाके देखती हैं थाना बंद है, ताला लगा है। वहाँ जाके हम लोग बैठते हैं, जब तक टीआई नहीं आता है फिर शिकायत देते हैं। शिकायत में रिसीप्ट भी नहीं वो देते हैं, रिसीप्ट का जो सील होता है वो भी नहीं मिला है। इतना सब करने के बाद केवल मुंशी का एक ऐसा वाला, और टीआई बैठा है, सामने बैठा है, उसको हम बोल रहे हैं कि सर आप साइन करिए इस पर। नहीं, मुंशी ने कर दिया है।
आपका सर ठप्पा तो मारिए, ठप्पा तो बीजापुर में है, वो पोस्टमार्टम के लिए हम जब ले गए थे ना तो वहीं पे है ठप्पा। मतलब इस तरह की स्थिति है। इस बार मुझे फिर से लगा, जो कई बार लगा है बस्तर में पहले, कि ये एक अजीब स्थिति है जहाँ पे आज के दिन में बस्तर को मोस्ट मिलिटराइज जोन इन द कंट्री बोलते हैं। शायद कश्मीर के से आगे या पीछे कहीं, मतलब उस तरह का बस्तर की स्थिति है। पता नहीं 1 लाख है कि 80 है कि कितने हैं, और पॉइंट है कि बहुत है यहाँ पे पैरामिलिट्री, मगर यहाँ पे पुलिस नहीं है। द मोस्ट मिलिटराइज जोन इन द कंट्री में बेसिक सिविल पुलिस नहीं है, क्योंकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए जो आम जनता है उसको पुलिस चाहिए, पुलिस को जाके वो अपराध दिखाना चाहती है, मगर यहाँ पे पुलिस नहीं है, पुलिस उनके साथ ही है। जो मिलिटराइजेशन की हमने बात की, तरह तरह के फोर्सेस हैं, बहुत फोर्सेस हैं, उनको नहीं गिनाएंगे, पर वो किसके कंट्रोल में है? तो इसमें हमको तो यही दिखता है कि वहाँ पे जो कहा जाता है कि हर एक जिले में एसपी के कंट्रोल में रहते हैं, मगर ऐसा बस्तर में तो नहीं दिखता है कि वो एसपी के कंट्रोल में सीआरपीएफ है, ऐसा तो नहीं दिखता है। और सीआरपीएफ कैंप के अंदर ही एसटीएफ भी रहेगा, आपको कमांडो फोर्सेस भी रहेंगे, वहीं डीआरजी भी रहेगा। तो इसका सब कुछ कैसे चल रहा है वो भी आम जनता को, आम नागरिक को नहीं पता है। तो इसका कंट्रोल किधर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इतने ढेर तादाद में आपने लोगों को हथियार बंद AK-47 वालों को आपने जनता के पास भेज दिया है, और ये हम सब जानते हैं, इसके तरह तरह के स्टडीज़ हैं पूरे विश्व से कि पूरा जितना ज़्यादा आपका सैनिकरण होगा, यू आर नॉट गोइंग टू बी इन कंट्रोल। हर एक आप आदमी पे कंट्रोल नहीं रख सकते, तो वहाँ पे कई तरह की जातियाँ होंगी, ये गिवन है कि जातियाँ होंगी, मगर यहाँ पे वही है कि एक तो कंट्रोल किसी का नहीं दिख रहा है। जो पूरा शालिनी बहन ने पूरा साकेगुड़ा और एडेसबेटा की पूरी बात कही, तालमेटला की बात पूरी नंदिनी ने कही, इसमें से भी हमको दिख रहा है कि कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जब CDRO टीम को भी रोका गया तो हम लोग तो मिले थे, ASP को मिले थे, कलेक्टर को मिले थे, मगर हम लोग को रास्ते में ही जब रोका गया तो CRPF ने हमको यही कहा कि हम सेंट्रल फोर्स हैं, हम किसी SP का या किसी का सुनकर हम उनकी बात मान लेंगे, ऐसा नहीं है, हम तो सेंट्रल फोर्स हैं। तो इसलिए ये सवाल उठता है कि ये पूरा चीज़ का कंट्रोल किसके हाथ में है। और आज जब हम बस्तर में काम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हर एक जिले में जो कलेक्टर है, जो SP है, ये बहुत जूनियर ऑफिसर्स हैं, जूनियर भी नहीं, ऐसे वो कलेक्टर SP बन गए हैं, मगर ये बहुत यंग लोग हैं, काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। जैसे पहले ज़माने में, मतलब 80 के दशक में जब हम लोग काम कर रहे थे कार्यकर्ता की तरह, तो उस समय जब हम जिलों में जाते थे तो अक्सर ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स उस समय मिलते थे। हालांकि वो लोग भी काफ़ी कुछ गड़बड़ भी करते थे, परंतु एक लगता था कि कोई आपको सुन रहा है या कोई। अभी क्या है कि सब यंग लोगों को वहाँ पे, एक्सपीरियंस टाइप के लोगों को वहाँ पे बिठा दिया है। एक तरह का केवल वो ऑर्डर, मतलब जो आ रहा है उसका वो लोग पालन कर रहे हैं बस। तो इसलिए ये प्रश्न तो हम लोग को पूछना पड़ेगा कि इसका कहाँ जारी है, इसका पूरा जो रियल जो इसका जो कंट्रोल है किसके पास है पावर। क्योंकि वहाँ पे तो विधायक लोग भी कुछ स्वतंत्र तौर पे कुछ भी करते हैं, ऐसा बस्तर में तो नजर नहीं आया है। तो इसलिए वहाँ पे ये पूरा गवर्नेंस की भी पूरी बात कि आपका विधायक तो चुनाव में चुने जाते हैं, मगर उनका कोई वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं, कोई जिम्मेदारी से कोई काम दिखता नहीं है। तो वहाँ पे एक तरह से जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है वहाँ पे कि किस तरह का लोकतंत्र, इसको लोकतंत्र भी कहें या नहीं कहें, ये यहाँ पे क्या चल रहा है, और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इससे बाहर कैसे आए, हमारी क्या मांगे होनी चाहिए, हम कैसे लड़ें। क्योंकि जैसे आपने सुना, लड़ाई में तो कभी नहीं है, लोग बहुत तैयार हैं और बहुत अपना समय दे रहे हैं, सालों साल दे रहे हैं। तो कहाँ, मतलब क्या कैसे किया जाए, ये कहीं तो सोचना पड़ेगा जन आंदोलनों के लोगों को। और जहाँ तक भूपेश
बघेल के लिए जो चार्जशीट जो है, मुझे लगता है उसमें तो ये साफ दिख रहा है कि जो सरकार खुद कानून तोड़ती है, क्योंकि ये तो साफ है, मतलब कौन सा कानून वो फॉलो कर रहे हैं। अभी आप विकास के नाम पे वो वहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आप लोगों को पूछ ही नहीं रहे हैं कि उनको कैसा विकास चाहिए। तो इसीलिए जो कुछ भी आप वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसमें भविष्य में भी तकलीफ आ सकती है, इनको बड़े बड़े रोड जो बन रहे हैं उससे तकलीफ आ सकती है। तो इसीलिए उनको तो ये पूछना पड़ेगा कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है बस्तर के लिए। और जो सबसे बड़ी बात, मतलब हम कुछ किसी भी मनुष्य का विकास होगा अगर वो जिंदा रहेगा, अगर वो जिंदा ही नहीं है या उसको उतनी भी सुरक्षा ही नहीं है कि मेरा नेचुरल डेथ होगा, मैं कल भी मर सकता हूँ, मेरा घर का कोई भी आदमी कभी भी मर सकता है, उस तरह का वो एक पूरी तरह से असुरक्षित मानसिकता में अगर कोई जी रहा हो, तो उसमें तो फिर हमको यही कहना पड़ेगा कि भूपेश बघेल की सरकार भी बहुत बुरी तरह से बस्तर में फेल हुई है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जरूर वहाँ पे कॉर्पोरेट्स का उन्होंने काम आसान कर दिया है, सभी कानून ये पैसा इत्यादि को पूरा नजरअंदाज करके, और लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि ये पूरे कैंपों का जो पूरा जाल वहाँ पे बिछाया गया है, ये केवल माओइस्ट के लिए तो नहीं है, क्योंकि माओइस्ट की संख्या खुद आज के दिन में ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि माओइस्ट की संख्या बहुत कम है। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ से वो अपना नियंत्रण भी उनका नहीं रहा। तो केवल माओवाद के नाम पर वो आज के दिन में कैंप पर कैंप वो लोग वहाँ ला रहे हैं, और अहिंसक आंदोलनों को भी वहाँ पे माओवाद कहकर उससे उसकी तरफ भी अपनी जिम्मेदारी से वो हट रहे हैं। तो ये तो उनका पूरा मतलब एक तरह से एम्परर इज नेकेड बोलते हैं, राजा नंगा हो गया है, तो वो तो दिख रहा है कि उसमें और क्या जोड़े नहीं भी जोड़े, मतलब वो तो साफ दिख रहा है कि वो ना ही सच्चाई के प्रति समर्पित रहे, ना ही वो न्याय के प्रति समर्पित रहे। तो ये तो दिख रहा है। लोगों की केवल जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेन मांग और एक मेन चार्जशीट में भी जो मेन मुझे लगता है पॉइंट वो यही मतलब मेरे पॉइंट ऑफ मुझे लगता है कि वो होगा कि जब इतनी हिंसा से बस्तर गुजर चुका था और उनकी इस ऐसी पॉलिसीज के कारण जिसमें कांग्रेस भी साथ में थी, जो सर्वाजुड़ू में तो कांग्रेस भी साथ में थी, मगर 2005 से 2018 तक बहुत हिंसा हो चुकी थी बस्तर में। फिर भूपेश सरकार आई, फिर उन्होंने वादा किया कि हम पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे, तो उनसे तो जरूर ये सवाल चार्जशीट में पूछा जाना पड़ेगा कि अगर आप केवल सैन्यकरण कर रहे हैं और आप पॉलिटिकल डायलॉग नहीं आपने किया, ना ही अगर आप उसमें मानते हैं, तो फिर तो एक आप डायरेक्ट हत्या और डायरेक्ट फोर्स की आपने एक मतलब रास्ता आपने जोर जबरदस्ती वाला रास्ता आपने अपनाया है। तो इसीलिए पॉलिटिकल डायलॉग आपने नहीं किया, तो एक्चुअली कोई भी डिफरेंस नहीं रहा फिर मतलब कांग्रेस में और बीजेपी में, एक्सेप्ट ये सेक्युलरिज्म वाले मुद्दे पर नहीं तो फिर कोई डिफरेंस एक नहीं दिखता है। तो और मतलब बहुत चीज़ें कह सकते हैं, बहुत कुछ है। मैं इतना ही कहूँगी कि एक तरफ की मतलब आग वहाँ पे है, लोग जल रहे हैं वहाँ पर, बहुत बहुत खराब स्थिति है, और न्याय का वहाँ पे कुछ प्रबंध नहीं है। जिस तरह से पुलिस व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, वहीं उसी तरह कोर्ट में भी हालत बहुत बुरी है। तो वो एक चुंगल से निकलते हैं, दूसरे चुंगल में फंसते हैं। कोर्ट में भी अधिकांश वकील खून चूसते हैं, बहुत पैसा चार्ज करते हैं, और कोर्ट की प्रक्रिया खुद ऐसी होती है कि एक सच्चा वकील भी उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है लड़ के, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बातों पे लड़ाई लड़नी पड़ती है, और वो इस प्रकार के माहौल में काम कर रहा होता है कि जो काफ़ी अलग तरह का एक माहौल होता है, क्योंकि उन वकीलों को अक्सर उतनी चिंता नहीं रहती कि वो इस ढंग से न्याय पाए।
तो बहुत खराब स्थिति है। मुझे माफ़ करिए, मैं और कुछ नहीं कह पा रही हूँ। मैं इतना ही कहूँगी कि वहाँ पे हर एक किस्सा ऐसा होता है कि जब जैसे कुंडुम से जब मैं आई तो मुझे कुछ उसके बारे में कुछ लिखना चाहिए था, कुछ ट्वीट करना चाहिए था, कुछ फेसबुक पर डालना चाहिए था। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मतलब इस तरह की आपकी हालत हो जाती है वहाँ, आप थक जाते हैं। आप देखकर मतलब आप बहुत ही बुरी, मतलब एक तरह की आपकी मानसिक स्थिति हो जाती है कि आप कुछ और अगर हमारी ऐसी हो जाती है तो जनता की, लोगों की कैसी होती होगी। तो इतना कह के बहुत बहुत धन्यवाद रानी पिताजी।